वेलकम बेटा। एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 12th के लिए आपका जो फोर्थ चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज 4.2 के साथ मैं सुरेंद्र कौशिक आपके साथ उपस्थित हूं भाई। आज हम एक्सरसाइज 4.2 करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 4.2 में आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स में क्या क्या आता है, क्या क्या डिस्कस करना है, वो सारी प्रॉपर्टी हैं, 6-7 प्रॉपर्टी हैं बेटा, वो हम डिस्कस करेंगे पहले। उसके बाद 1 बाय 1 अब क्वेश्चंस आप सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.2 के लिए, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट की आती है। डिटरमिनेंट की पहली प्रॉपर्टी आती है, कहता है द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। यानी डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आती है, आपको याद होगा मैंने बताया था कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में जो डिफरेंस किया था हमने, कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में क्या डिफरेंस है। मैट्रिक्स इज जस्ट एज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, बट डिटरमिनेंट कैन पॉजेस ए सिंगल वैल्यू। यानी डिटरमिनेंट के पास एक वैल्यू होती है, मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं होती, ठीक है। तो ये कहता है कि डिटरमिनेंट जो आप निकालेंगे, इसको जो प्रॉपर्टीज यूज होंगी, सबसे पहली प्रॉपर्टी कहती है द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। यानी डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, सेम रहती है। कब? इफ द रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। और अगर उसी डिटरमिनेंट की हम रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दें, मतलब ये वो एग्जांपल के लिए देखें, अगर आपके पास ये डिटरमिनेंट है 1 2 3 2 3 4 और 1 2 5, सपोज करो ये डिटरमिनेंट आपका 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का। ये कहता है अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो जो वैल्यू आएगी, आपके पास कोई एक वैल्यू आएगी, ठीक है। उस वैल्यू की, उस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। कब? जब हम इसी डिटरमिनेंट को अगर रो और कॉलम में इंटरचेंज करके एक्सपेंड करें। मतलब ये हुआ कि जो रोज हैं उनको कॉलम बना दो और जो कॉलम है उनको रो बना दो। इसका मतलब ये हुआ कि आप रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे तो कॉलम रो में अपने आप ही चले जाएंगे। इसका अर्थ हुआ कि पहले रो को आप पहला कॉलम बनाओ, यानी 1 2 3, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दो 2 3 4, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दो 1 2 5। ये लो बेटा, यानी इंटरचेंज करने के बाद डिटरमिनेंट ये हुआ, ठीक है। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम रहेगी, यानी अनअल्टर्ड रहेगी या अनचेंज्ड रहेगी या रिमेन्स सेम रहेगी, ठीक है। तीनों बातों का एक ही मीनिंग है। तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू ये पहले वाले की इस डिटरमिनेंट की वैल्यू के बराबर ही आएगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी डिटरमिनेंट के रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दें तो वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट रिमेन्स सेम या अनचेंज्ड, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी तो ये होती है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स आर इंटरचेंज। अगर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम इंटरचेंज करेंगे, देखो बेटा वो तो कंप्लीट का था, यानी जो 3 रो थी तो तीनों कॉलम बना दिए मैंने, इसको तीनों को चेंज किया। यहां कहता है अगर कोई दो रो या कोई दो कॉलम को इंटरचेंज करेंगे देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट बी चेंज इट्स साइन। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू अपना साइन चेंज कर लेगी। सपोज करो आपके पास, देखो भाई, अगर इसको आप सोल्व करना चाहेंगे, एक्सपेंड करना चाहें तो कर सकते हो, देख सकते हैं इसकी वैल्यू क्या थी। पहली प्रॉपर्टी वाला 1 इंटू, एक्सपेंड करता हूं मैं R1 क्या लूं तो 1 इंटू ये डिलीट 4 में 5 थी 15 माइनस 8 कितना हुआ 7, माइनस 2 गुना में, यानी सेकंड कंपोनेंट जो माइनस होता है, और ये डिलीट यानी जिस रो और कॉलम में लाई करता है उसको भूल जाओ। तो ये डिलीट करने के बाद आपके बचेगा 5 दूनी 10 और माइनस 4 कितना हुआ 6, ये लो भाई, और प्लस 3 इंटू ये डिलीट 2 दूनी 4 माइनस 3 यानी 1 बचेगा। तो वैल्यू हुई 7 माइनस 12, 7 माइनस 12 और प्लस 3, 7 और 3 10 प्लस क्या हो गया 12 माइनस, यानी -2। वैल्यू आपकी -2 आई है डिटरमिनेंट की। और ओवरऑल इंटरचेंज करने के बाद अगर एक्सपेंड करेंगे तब भी यही आएगी, -2 ही आएगी। देख लो 1 इंटू ये डिलीट 15 माइनस 8 कितने बच गए 7, -2 इंटू ये डिलीट 10 माइनस 6 ये बच गए 4, और प्लस 1 इंटू ये डिलीट 4 दूनी 8 माइनस 9 यानी माइनस का 1, ये बन गया भाई 7 माइनस के 8 और माइनस का 1 कितना हुआ भाई, माइनस के 9 हुए प्लस का 7 हुआ, वी आर लेफ्ट विद -2। अब भी -2 ही बची है। तो अगर हम कंप्लीट रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे तो वैल्यू सेम रहेगी, बराबर आएगी। लेकिन दूसरी प्रॉपर्टी ने क्या कहा था, दूसरी प्रॉपर्टी ने यह कहा था अगर आप कोई दो रो या कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो डिटरमिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने पहला डिटरमिनेंट ये लिखा, इसकी वैल्यू भी हमने सोल्व कर ली, इतनी थी -2 आई है। अगर मैं कोई दो रो या कॉलम को इंटरचेंज करता हूं, सपोज करो मैंने R1 और R2 को इंटरचेंज किया, इन दोनों को बदल दिया भाई, पहली रो को सेकंड रो में बना दिया और सेकंड रो को फर्स्ट बना दिया, यानी 2 3 4, सेकंड रो थी वो पहली बना दी है, पहली रो को सेकंड लिख दो 1 2 3, और आपकी थर्ड सेम है 1 2 5, यानी मैंने केवल दो रो को चेंज किया।
अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसकी वैल्यू इस साइन की उल्टी आएगी, वैल्यू तो सेम आएगी बट साइन चेंज हो जाएगा, यानी माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। तो ये आपके पास -2 है ऑलरेडी, तो आपका आएगा +2। एक्सपेंड करके देख लें, यानी 2 इंटू ये डिलीट 10 - 6 4 -3 इंटू ये डिलीट यानी आपके पास आएगा 5 एकम 5 -3 2 बचेगा भाई, और +4 इंटू ये डिलीट 2 एकम 2 -2 0, यानी ये तो हो गया 0, 4 दूनी 8 माइनस के हो गए 6, कितना बचेगा 2, प्लस का 2 आया भाई, यानी ऊपर माइनस का 2 आया था और इस केस में प्लस का 2 आया। इसका मतलब क्या होगी, डिटरमिनेंट ने अपना साइन चेंज कर लिया है। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी थी, ठीक है। यानी फर्स्ट प्रॉपर्टी में कहता है अगर ओवरऑल इंटरचेंज कर ले रो और कॉलम को, यानी सारी रो सारे कॉलम बन जाए या सारे कॉलम सारी रो बन जाए तो इंटरचेंज हो गया दोनों। इसका अर्थ डिटरमिनेंट की वैल्यू आपके पास क्या रहेगी, अनअल्टर्ड रहेगी, अनचेंज्ड रहेगी, यानी सेम आएगी। और अगर कोई दो रो या कोई दो कॉलम इंटरचेंज करेंगे, तीनों नहीं कोई दो, तो आपके पास डिटरमिनेंट की वैल्यू साइन चेंज कर लेगी, यानी पहले नेगेटिव आई थी अब ये पॉजिटिव आ जाएगी, प्लस की 2 आ गई है। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी थी। अब चलिए थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट बी 0। अगर कोई भी दो रो या कॉलम इसके आइडेंटिकल होंगे, चाहे तो दोनों रो हो चाहे वो दोनों कॉलम हो, आइडेंटिकल का मतलब सेम एक जैसे, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम आ जाएगी। आप इसका भी एग्जांपल ले सकते हो, आसानी से दिखा सकते हो इसको प्रूव करके। सपोज करो आपने ये डिटरमिनेंट लिया भाई, इनमें से दो रो तो मैंने लिख दिए 1 2 3 2 3 4, एक जो थर्ड रो है मैं किसी एक के बराबर कर देता हूं। सपोज करो मैं सेकंड रो थर्ड रो बराबर कर देता हूं 2 3 4 कर दिए, दो रो आइडेंटिकल, यानी R2 और R3 को मैंने आइडेंटिकल कर दिया। तो इसका मतलब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आएगी। आप एक्सपेंड करके देख सकते हो, ठीक है। क्या करेंगे 1 इंटू, यानी R1 क्या लूंगी, एक्सपेंड कर देता हूं 1 इंटू ये डिलीट 3 चौके 12 -12 0, ठीक है। -2 इंटू अगला एलिमेंट जो 2 है ये डिलीट 2 चौके 8 -8 यानी 0, और +3 इंटू ये डिलीट 2 3 6 -2 3 6 6 - 6 यानी ये भी 0। तो 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 माइनस का ये भी 0, प्लस में 3 इंटू 0 ये भी 0, यानी क्या आ गया 0। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई है 0। इसका अर्थ ये हुआ कि इफ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम, यानी ये बात पैरेलल चलेगी, चाहे आप वो बात रो पे कह दो चाहे वो कॉलम पे कह दो, ठीक है। इफ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स बी आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट रिमेंस 0 हो जाएगी। और फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, अच्छा एक और भी 0 होती है, मैंने लास्ट में लिखा है, लास्ट का रूल लिखा है, क्या कहता है अगर किसी डिटरमिनेंट के किसी भी रो या कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट 0 हो जाए, किसी भी एक रो या एक कॉलम में प्रत्येक एलिमेंट 0 हो जाए तो डिटरमिनेंट की वैल्यू फिर भी 0 हो जाती है। तो यानी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 दो जगह हो सकती है, या तो कोई दो रो या कोई दो कॉलम आइडेंटिकल हो, या फिर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ एनी रो और एनी कॉलम भी 0, ठीक है, तब 0 हो सकता है। अच्छा ये जो 0 होता है डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आती है तो इसको वेनिस भी बोलते हैं। डिटरमिनेंट शुड बी वेनिस, डिटरमिनेंट शुड बी वेनिस का अर्थ हुआ कि उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आई है, ठीक है। आगे आपको वर्ड मिलेगा कि वेनिस, व्हेन द डिटरमिनेंट वेनिस फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्केलर के फॉर द डिटरमिनेंट इज टू बी वेनिस, यानी अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है तो के का मान बताओ, इसमें कहीं के यूज हुआ होगा, तो हम इसको एक्सपेंड करेंगे और वैल्यू जो आंसर आएगा उसको 0 के बराबर रख देंगे, वहां से के का मान आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2-3 पॉइंट है आपको याद रखने हैं। इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी देखो क्या कहती है, इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम बी मल्टीप्लाइड बाई ए स्केलर, यदि किसी रो या कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट को किसी स्केलर से गुणा कर दें, देन द होल डिटरमिनेंट बी मल्टीप्लाइड बाई दैट स्केलर, तो पूरा डिटरमिनेंट उस स्केलर से मल्टीप्लाई हो सकता है। मतलब क्या हुआ कि आप किसी भी डिटरमिनेंट में से, किसी भी रो या कॉलम में से, किसी एक रो या एक कॉलम में से कुछ कॉमन निकालेंगे, मल्टीप्लाई करने के लिए कह दें या फिर कॉमन निकालने के लिए कह दें, सेम ही बात है। वो कहता है अगर आप इसके प्रत्येक एलिमेंट को किसी सेम स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका पूरा डिटरमिनेंट को ही मल्टीप्लाई समझा जाएगा, ठीक है। या फिर यूं कह दो कि किसी रो या कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट में से आप कॉमन निकालेंगे तो जो एलिमेंट कॉमन आएगा वो सारे डिटरमिनेंट के बाहर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ, सपोज करो अगर मैं इसको ऐसे लिख लेता भाई, एक बार मैं मल्टीप्लाई वाला रूल ही बता देता हूं कि अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, सपोज करो अगर मैं इसको डिटरमिनेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो इसका अर्थ यह हुआ कि ये 2 अंदर जाके किसी भी रो या कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट से गुणा हो जाएगा। अगर मैंने एक एलिमेंट से किया तो एक एलिमेंट प्रत्येक किसी एक रो के प्रत्येक एलिमेंट को करेगा। जैसे मैंने इस 2 को बाहर लिखा तो 2 को अंदर लेके जाऊं तो मैंने पहली रो से मल्टीप्लाई करवा दिया, ये हो जाएगा डबल, यानी क्या हो जाएगा
2 4 6 ये बन जाएगा ऐसे। या फिर आप ऐसे समझ लें कि अगर मेरे पास ऑलरेडी डिटरमिनेंट ये है, ठीक है, तो क्या करेंगे, इसके प्रत्येक एलिमेंट यानी पहली रो के प्रत्येक एलिमेंट में से हमारे पास 2 कॉमन है, हम देख रहे हैं क्लियरली 2 कॉमन है। तो अगर आप 2 को कॉमन करना चाहोगे, यहां से कॉमन करना चाहोगे, तो वो 2 आपका पूरे डिटरमिनेंट के बाहर लगेगा और अंदर बच जाएगा। 2 से डिवाइड कर दो इसको कॉमन लेने के बाद, यानी 1 2 3। ये बाकी 2 रो आपकी सेम रहेंगी, 2 3 4 2 3 4 ये सेम रहेंगी। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि प्रत्येक एलिमेंट को अगर हम मल्टीप्लाई करें किसी स्केलर से, तो वो पूरा डिटरमिनेंट उस स्केलर से मल्टीप्लाई होगा। अब आप यहां भी देख सकते हो, जैसे आप 2 यहां से कॉमन करते, देखो पहले कॉलम में 2 2 2, प्रत्येक एलिमेंट में 2 2 है, तो 2 कॉमन हो सकता है। तो एक 2 तो मैंने यहां से बाहर निकाल दिया, देखो क्या बचेगा अब 1 1 1, ये आपका सेम 4 3 3। आगे वाला भी देखो, इसमें भी 2 कॉमन बनता है, 6 4 4 में 2 कॉमन बनता है, तो एक 2 और निकाल लो बाहर, ये लो एक और 2 बाहर निकाल दिया, तो इससे 2 से डिवाइड करने के बाद क्या बचेगा 3 2 2 ये बच जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, आपके इस डिटरमिनेंट में अगर कॉलम वाइज हम कॉमन निकाल रहे हैं, तो पहले कॉलम में भी 2 कॉमन था, एक बार ये लिखा जाएगा, तीसरे कॉलम में भी 2 कॉमन था, एक बार वो लिखा जाएगा। तो प्रत्येक कॉलम का जो कॉमन फैक्टर है वो डिटरमिनेंट के बाहर मल्टीप्लाई लिखा जाएगा सेपरेटली, ये ध्यान रखें। तो इस प्रकार से आप इसकी वैल्यू सोल्व कर सकते हो, ये सेम आएगा, ठीक है। तो ये थी आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी। और फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 2 or more elements, then determinant can be expressed as the sum of 2 or more determinants। मतलब क्या हुआ, इसका कहने का मैं समझाता हूं, छोटी सी बात है, पढ़ने में तो आपने 3 लाइन दिखाई दी है, हो सकता है लंबा भी लगा हो कॉन्सेप्ट। ये कहता है यदि किसी डिटरमिनेंट के प्रत्येक रो या कॉलम के, यानी किसी भी रो या कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट को, इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम, ठीक है, किसी रो या कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट को हम कैसे लिखें, एक्सप्रेस्ड एज द, यानी उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कैसे, एज द सम ऑफ 2 or more टर्म्स, 2 or more एलिमेंट, यानी प्रत्येक एलिमेंट 2 या 2 से अधिक एलिमेंट का सम हो, उस रूप में एक्सप्रेस किया गया हो। तो कहता है पूरा डिटरमिनेंट 2 या 2 से अधिक डिटरमिनेंट के सम के रूप में एक्सप्रेस हो जाएगा। अभी एग्जांपल लेके दिखाता हूं इसका। सपोज करो आपके पास किसी डिटरमिनेंट की पहली रो के प्रत्येक एलिमेंट को मैंने लिख दिया, वो 2 का सम है। भाई एक डिटरमिनेंट मैंने ये लिख लिया, इसका प्रत्येक एलिमेंट है, पहला एलिमेंट है a प्लस बी, लो भाई, दूसरा एलिमेंट भी आपका ये b प्लस सी है, तीसरा एलिमेंट आपका c प्लस a है, और बाकी ये सिंगल है, यानी ये हो गया आपका 1 2 3 3 2 1। सपोज करो ये डिटरमिनेंट है, तो आप क्लियर देख रहे हैं कि इस डिटरमिनेंट के पहली रो का प्रत्येक एलिमेंट, पहली रो ये है, इसका प्रत्येक एलिमेंट यानी ये भी और ये भी एक्सप्रेस किया गया है 2 टर्मों के सम से, यानी ये भी 2 टर्मों का सम है, ये भी 2 टर्मों का सम है, ये भी 2 टर्मों का सम है। तो ये कहता है कि ये डिटरमिनेंट अगर 2 टर्म आएंगे ना यहां, तो 2 डिटरमिनेंट के सम के रूप में टूट जाएगा। कौन कौन से 2 डिटरमिनेंट भाई सुन लो। पहला डिटरमिनेंट तो आएगा, इस पहले एलिमेंट को ले लो, यानी पहला एलिमेंट क्या है a, फिर नीचे वाला कंप्लीट कर दो कॉलम 1 3, क्योंकि ये तो 1 3 ही है, फिर इसका पहला एलिमेंट ले लो b, फिर नीचे वाले दोनों कंप्लीट कर दो 2 2, और फिर तीसरे में क्या है पहला एलिमेंट c, और फिर नीचे वाले कंप्लीट कर दो 3 और 1। एक डिटरमिनेंट तो ये, यानी पहली रो के पहले कंपोनेंट ले लेंगे पहली रो में, बस बाकी दोनों रो सेम है। फिर प्लस में दूसरा डिटरमिनेंट क्या बनेगा, अब उसकी दूसरा जो डिटरमिनेंट आएगा उसकी पहली रो बनेगी दूसरे कंपोनेंट से, यानी इसका पहले के बाद दूसरा कंपोनेंट लेंगे b, इसका दूसरा क्या है c, इसका दूसरा क्या है a। पहले केस में आपने पहले लिए थे a b c, दूसरे केस में दूसरे ले लेंगे b c a, बाकी नीचे वाली दोनों रो सेम 1 2 3 3 2 1 ये हुआ। तो अगर किसी डिटरमिनेंट में किसी भी रो या कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट 2 या 2 से अधिक एलिमेंट का सम है, तो पूरा डिटरमिनेंट 2 या 2 से अधिक, मैं जो बोल रहा हूं तो इसको भी 2 या 2 से अधिक ही कहूंगा, 2 और मोर डिटरमिनेंट में एक्सप्रेस हो जाएगा। 2 और मोर डिटरमिनेंट का सम, यानी यहां पे 2 टर्में थी तो इस कारण से 2 डिटरमिनेंट आ गए हैं। अगर सपोज करो ये 3 टर्में होती, प्लस में यहां पे आपका c होता, यहां पे आपका d होता और यहां पे आपका b होता, तो अब ये 3 डिटरमिनेंट के सम के रूप में टूटेगा। पहला a b c, पहली रो तो बन जाएगी पहले एलिमेंट से, फिर बाकी ये दोनों सेम, फिर दूसरा डिटरमिनेंट के पहली जो रो बनेगी दूसरे एलिमेंट से b c
ए, बी सी ए, बाकी दोनों रो सेम, प्लस तीसरा क्या रहेगा, अब तीसरे एलिमेंट है उनसे पहली रो बना दो, सी डी बी, सी डी बी, बाकी दोनों रो सेम, 1 2 3 3 2 1, ये लो भाई। तो ये तीन डिटरमिनेंट के सम के रूप में एक्सप्रेस हो गया है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट तीन एलिमेंट का सम था। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पहली किसी भी रो या कॉलम में, अब ये तो पहली है, हो सकता था वो दूसरी रो में हो ऐसे, हो सकता है वो तीसरी रो में हो ऐसे, या पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में, या तीसरे कॉलम में हो ऐसे। तो इस प्रकार से आप एक्सप्रेस कर सकते हो। ये आपकी प्रॉपर्टी थी फिफ्थ प्रॉपर्टी थी ये, ठीक है। इसके बाद देखिए सिक्स प्रॉपर्टी क्या कहती है। सिक्स प्रॉपर्टी कहती है द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट अनअल्टर्ड का अर्थ हुआ रिमेन सेम भी कह सकते हैं इस बात को, यानी चेंज नहीं होगी। अनअल्टर्ड का मतलब चेंज होना, और अनअल्टर्ड हुआ चेंज ना होना। तो कहता है वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट अनअल्टर्ड, यानी चेंज नहीं होगी इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम बी एडेड सम मल्टीपल के, यानी प्रत्येक जो रो या कॉलम के एलिमेंट में क्या ऐड करें हम, सम मल्टीपल ऑफ के, उसी रो के एलिमेंट को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम आएगी। कहने का मतलब ये हुआ, सपोज करो आपके पास एक डिटरमिनेंट ये लिखा गया था भाई 1 2 3 3 2 1 4 2 1, ये लो भाई, एक ये डिटरमिनेंट है। इसकी वैल्यू आप एक्सप्रेस कर लो, इसकी वैल्यू आप एक्सप्रेस करेंगे, यानी इसको अगर एक्सपेंड करें तो क्या आंसर आएगा, आंसर आएगा 1 इंटू ये डिलीट 2 कम 2 माइनस 2 0, माइनस 3 इंटू ये डिलीट 2 कम 2 माइनस 6 माइनस के 4, और प्लस 4 इंटू ये डिलीट 2 कम 2 माइनस 6, यानी ये भी माइनस 4। तो ये तो 0 हो गया भाई, ये माइनस माइनस प्लस के 12 हो गए, और ये माइनस के 16, यानी 12 माइनस 16 भी आ गया माइनस 4। ये इस डिटरमिनेंट की वैल्यू ये आएगी। अब ये कहता है अगर इस डिटरमिनेंट के किसी भी रो या कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट को किसी सेम स्केलर से मल्टीप्लाई करें और इनमें ऐड कर लें इसी रो में या कॉलम में, जिसके बारे में हम कह रहे हैं। सपोज करो मैं पहले कॉलम का चर्चा कर लेता हूं कि अगर मैं इस कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट में ऐड करूं क्या, इन्हीं के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को किसी स्केलर से, या किसी दूसरे कॉलम के एलिमेंट को कह दो, इस कॉलम को या इस कॉलम के एलिमेंट को किसी सेम स्केलर से मल्टीप्लाई करके, मतलब सपोज करो इसमें 1 में ऐड किया, इसके प्रत्येक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, यानी 1 प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 2 3 6, यानी सम स्केलर मल्टीपल ऑफ द अनदर कॉलम, ठीक है। और इसमें 2 में ऐड करें 2 प्लस इसको भी करो 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 4, 3 प्लस इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 1 2, यानी बाकी दोनों कॉलम सेम, 3 2 1 4 2 1, ये डिटरमिनेंट, यानी क्या बन जाएगा 6 और 1 7, यानी ये हो गया 7, ये होगा 4 + 2 6, ये हो जाएगा 3 + 2 5। अब इसको एक्सपेंड करोगे तो ये वैल्यू भी वही आएगी जो पहले डिटरमिनेंट की आपके पास आई है। तो इस प्रकार से कहता है ये प्रॉपर्टी आपकी क्या है, ये प्रॉपर्टी थी आपकी 6th जो सम मल्टीपल वाली थी। और 7th प्रॉपर्टी क्या कहती है भाई, अगर किसी, वो मैं बता चुका हूं आपको, ठीक है, कौन सी, कि अगर किसी भी ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम बी 0 देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट शुड बी 0, यानी किसी डिटरमिनेंट के किसी भी रो या कॉलम का यदि प्रत्येक एलिमेंट 0 हो जाए तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एग्जांपल के लिए देख लें, सपोज करो अगर मैं पहले कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट को 0 कह देता हूं, 0 0 0, उसने यही तो कहा है, इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम, या तो रो में कह दे या कॉलम में कह दे, बी 0, तो मैंने पहले कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट को 0 ले लिया। अब कहता है इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 पाएगी, कर लो एक्सपेंड, इसी के कर दो ना एक्सपेंड, तो 0 इंटू कुछ भी आएगा इसका माइनस 0, 0 इंटू इसका माइनस 0, 0 इंटू इसका माइनस 0, तो 0 + 0 + 0 क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा सारा। इसका मतलब ये डिटरमिनेंट आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यही आपकी 7वीं प्रॉपर्टी थी। तो बेटा ये प्रॉपर्टी आपको यूज करनी है आपकी सेकंड एक्सरसाइज के लिए। नाउ वी विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज 4.2। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट वेनिस। देखो मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको डिस्कस किया था, मैंने ये बताया था कि वेनिस का मीनिंग क्या होता है, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0। तो ये कहता है कि आपको ये जो 3 डिटरमिनेंट दे रखे हैं, आपका फर्स्ट क्वेश्चन इसमें 5 पार्ट है, 3 पार्ट मैंने ले लिए हैं, बाकी आप करेंगे कोशिश, नहीं आए तो मुझे बता देना। ये कहता है भाई ये जो डिटरमिनेंट दिए हुए हैं इनकी वैल्यू 0 है, यानी वेनिस है। आप बिना इनको एक्सपेंड किए सिद्ध करके दिखाओ।
यानी आपको एक्सपेंड नहीं करने हैं। कहीं कोई बच्चा यहाँ से एक्सपेंड करने लगे, सर R1 क्या लॉन्ग एक्सपेंड कर दिया मैंने, C1 क्या लॉन्ग एक्सपेंड कर दिया, वैल्यू 0 आ गई। हमें एक्सपेंड नहीं करना, वो कहता है विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट, ये जो डिटरमिनेंट दे रखे हैं इनकी वैल्यू 0 है। ठीक है, तो आप प्रॉपर्टी यूज कीजिए, प्रॉपर्टी आसानी से यूज करते हैं। आप यूं बताओ कि किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 कब होती है। 2 केस बताए मैंने, उन प्रॉपर्टीज में मैंने 2 केस डिस्कस किए हैं कि डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाए, ऐसे 2 केस हैं। पहला केस क्या, तो या तो इन्हीं पहला ये जो प्रॉपर्टी लूज के अकॉर्डिंग कहता है इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम बी 0, यानी डिटरमिनेंट का मान 0 तब हो सकता है जब किसी भी रो या कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट 0 हो जाए, या फिर दूसरा एक और तरीका बताया था इफ एनी 2 रोज और एनी 2 कॉलम्स बी आइडेंटिकल, या दोनों रो और कोई 2 रो और कोई 2 कॉलम आइडेंटिकल हो, तब वेनिस हो सकता है। तो पहली प्रॉपर्टी, पहली बात तो भाई यहां सेटिस्फाई नहीं हो रही है, कौन सी, कि प्रत्येक एलिमेंट 0 हो जाए। हमें किसी भी रो में प्रत्येक एलिमेंट 0 नहीं आया, यानी 0 है ही नहीं, तो यहां तो वो बात लगेगी नहीं। तो क्या कहा जाता है, यहां पे आइडेंटिकल बना सकते हो। सेम ऐसा ही यहां लगता है, यानी कोई भी एलिमेंट 0 नहीं है तो प्रत्येक एलिमेंट 0 कैसे होगा। तो इसमें भी दूसरी प्रॉपर्टी लगेगी कि आइडेंटिकल बनाओ, यानी कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम। वो कैसे बनेंगे, भी कुछ कॉमन ले लें आप, किसी भी रो या कॉलम में से प्रत्येक एलिमेंट में कुछ कॉमन बनता हुआ। जैसे यहां देखते हैं हम, अगर हम फर्स्ट कॉलम को देखें तो फर्स्ट कॉलम में से कुछ कंपोनेंट कॉमन है आपके, यानी 37 कॉमन हो जाएगा। यहां से 37 को अगर हम कॉमन करें तो क्या बन जाएगा, यहां भी 37 है, यहां भी 37 है, यहां भी 37 है, यानी 37 की टेबल में है ये। 37 वन जा कॉमन लेने के बाद तो 1 बच जाएगा, और 37 3 जा होता है 111, ठीक है, यानी 111, और 37 4 जा होता है 148। इसका मतलब ये होगा कि अगर 37 को बाहर करेंगे तो बाहर करो उसको, ये लो कॉमन कर दो, क्योंकि प्रॉपर्टी में आता है कि जो कॉमन एलिमेंट होता है वो पूरे डिटरमिनेंट के बाहर मल्टीप्लाई में आ जाता है। 37 कॉमन किया तो बाहर लिख दिया, क्या बच गया भाई यहाँ पे 4, यानी 37 से डिवाइड करो इसको 4, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 3, इसको 37 से डिवाइड करेंगे तो 1, बाकी दोनों कॉलम सेम 4 3 1, और ये आपका 23 17 एंड 101, ये आपका हुआ। अब आप देख सकते हो C1 एंड C2 आइडेंटिकल हैं, यानी C1 आइडेंटिकल विद C2, देयरफॉर डिटरमिनेंट, आप डिटरमिनेंट लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट इज वेनिस, यानी 0, क्योंकि ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी। किसी भी डिटरमिनेंट के कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम आइडेंटिकल आ जाए तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो आपने एक्सपेंड नहीं किया, बिना एक्सपेंड किए ही आपने डायरेक्ट शो कर दिया कि ये 0 होगा। इसी प्रकार से आ जाओ सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में भी कुछ कॉमन है। देखो अगर हम थर्ड रो देख लें तो थर्ड रो में 3x कॉमन बनता है, ठीक है, तो 3x को बाहर कर दो, 3x को बाहर कर दिया भाई, क्या बचेगा, पहली और दूसरी रो तो सेम आएंगी, 2 3 4 5 6 8, क्योंकि मैंने कॉमन किया कहां से, थर्ड रो से। तो यहां से 3x कॉमन किया तो 3x से डिवाइड करो, इसको कितना बचेगा 2, इसको 3x से डिवाइड करेंगे तो 3, इसको 3x से डिवाइड करेंगे तो 4। अब आप देख सकते हो आसानी से कि R1 और R3 ये आइडेंटिकल हैं, R1 एंड R3, R1 आइडेंटिकल विद R3, देयरफॉर डिटरमिनेंट शुड बी 0। तो ये डिटरमिनेंट 0 हुआ, ये 0 होगा तो 0 के गुणा में चाहे कुछ भी आ जाए 0 ही बनना है। इसका से पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई है, 0 आ गई है, यानी इसको भी हमने बिना एक्सपेंड किए सिद्ध कर दिया कि ये 0 आएगा। इसी प्रकार आ जाओ थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट क्या कहता है, देखो यहां भी हम क्लियर दिखा, इसको वेनिस दिखाना है भाई। पहला जो कॉलम है उसका प्रत्येक एलिमेंट 2 2 2 है, यानी 2 कॉमन हो सकता है, तो 2 को बाहर कर दो, क्या बचेगा ये 1 1 1। अब यहां से भी देखो, अगर हम थर्ड कॉलम को देखें ABC BCA CAB, तो भाई मल्टीप्लाई में तो ABC BCA CAB एक जैसे हैं, आगे पीछे मल्टीप्लाई कर रखा है, ऑर्डर चेंज हुआ बस इनका, बाकी टर्म में गुना करके तो यही आएगी ABC। तो ABC को कॉमन कर दो, मैंने ABC को भी कॉमन कर दिया बाहर इनटू में, क्या बचेगा ये सेकंड कॉलम आपका ABC एज इट इज, लेकिन ये बन जाएगा 1 1 1, क्योंकि ABC से डिवाइड करूंगा इसको तो कट जाएंगे सारे, 1 आएगा, इसको भी डिवाइड करूंगा ABC से तो कट जाएगा 1 आएगा, और ये भी डिवाइड होने के बाद ABC से क्या देगा, रिजल्ट 1 देगा। तो आपके पास अब क्लियर है कि C1 और C3 दोनों कॉलम आइडेंटिकल हैं, C1 आइडेंटिकल विद C3, देयरफॉर दिस डिटरमिनेंट शुड आल्सो 0, यानी ये भी वेनिस है, यानी इसके गुणा में चाहे कुछ भी हो 2 इंटू ABC, लेकिन इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है तो ये 0 के इनटू में कुछ करेंगे तो 0 ही आएगा। इसका मतलब इसका रिजल्ट भी आपने 0 सिद्ध कर दिया बिना एक्सपेंड किए। तो ये आप इस प्रकार से क्वेश्चन विदाउट एक्सपेंडिंग इक्वल टू 0 है सिद्ध कर सकते हो। यस बेटा, सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज क्या कहता है, इफ ABC आर इन AP, यानी ये जो डिटरमिनेंट दिया है इसमें ABC की टर्म भी दी हुई है, ABC ये टर्म आई है,
ये कहता है अगर ये एपी में हो देन प्रूव दैट दिस डिटरमिनेंट शुड बी वेनिस यानी जीरो। तो इस डिटरमिनेंट का मान जीरो आएगा, हमें शो करना है। तो चलो इसको सोल्व करने के बेटा ये प्रॉपर्टी लगा लो आप, जो एक्सपेंड वाली प्रॉपर्टी थी इनमें से ये ऑपरेशन में ऑपरेट कर लेता हूं कि R1 को अगर हम ऐसे ऑपरेट करें R1 प्लस R3 यानी R1 में R3 को तो जोड़ दें, R1 में R3 को जोड़ दें और उसमें से जो रिजल्ट आएगा उसमें से इसका ट्वाइस घटा दें, R2 का ट्वाइस घटा दें, तो हमारे पास क्या बनता है डिटरमिनेंट वो देखते हैं और उसको एक्सपेंड करेंगे तब क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो यहां ऑपरेशन लिखिए आप, ऑपरेटिंग हमने ऑपरेट किया किसको, R1 को यानी पहली रो को। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑपरेट करने का अर्थ हुआ कि मैं चेंज करना चाहता हूं किसको, पहली रो को। अगर मैं यहाँ R1 लिखता हूं तो इसका मतलब मैं पहली रो को चेंज करना चाहता हूं। कैसे चेंज करूंगा कि पहली रो को ऐसे लिखूंगा कि पहली रो में तीसरी रो जोड़ने के बाद और उसमें से सेकंड रो का ट्वाइस घटाने के बाद जो बचेगा वो पहली रो बनेगी। ठीक है, तो ये ऑपरेशन अप्लाई करूंगा। R1 को ऑपरेट किया मैंने, R1 प्लस R3 माइनस ट्वाइस ऑफ R2, ये लो भाई लगाओ ये ऑपरेशन यहां। बाकी दोनों रो सेम आएंगी, केवल पहली रो चेंज होगी क्योंकि मैंने ऑपरेशन पहली रो पे लगाया है। तो पहली रो के एलिमेंट क्या बन जाएंगे ये देख लो डिटरमिनेंट में। पहली रो का पहला एलिमेंट क्या है, देखो इसमें जोड़ना इसको, तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ते हैं, यानी x माइनस 3 और ये आपका प्लस में x माइनस 1 ये जुड़ गया है। इसमें ये जुड़ेगा x माइनस 4 प्लस x माइनस 2, इसमें ये जुड़ेगा यानी आपके पास x माइनस a प्लस x माइनस c। ठीक है, प्रत्येक एलिमेंट में ये जोड़ के फिर जो रिजल्टेंट आएंगे एलिमेंट उनमें से इनका ट्वाइस घटेगा, यानी आपके पास बन जाएगा जोड़ो पहले क्या बन गया 2x माइनस के 4, ये बन गया 2x माइनस के 6, ये बन गया 2x माइनस a माइनस c, ये बन गया भाई। अब इनमें से घटाने कौन, इनके ट्वाइस। 2R2 का मतलब हुआ R2 को 2 से मल्टीप्लाई करके फिर घटाने हैं, तो घटाते समय को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, फिर इनमें से घटा दो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में से, तो इसमें से घट जाएगा 2x माइनस 4 माइनस 2 टाइम्स x माइनस 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा लो, 2x माइनस 6 में से घटेगा ट्वाइस ऑफ x माइनस 3 और इसमें से भी घटेगा 2x माइनस a माइनस c में से ट्वाइस ऑफ x माइनस b, ये घटेंगे भाई। तो R1 के एलिमेंट ये बनेंगे। अब रिजल्ट क्या है देखो, 2x इस 2 को अंदर ले जाओ, क्या बन गया 2x माइनस का और माइनस माइनस प्लस का 2 दूनी 4, ये तो बन गया ये। ठीक है, और यानी ये एलिमेंट फिर क्या हो जाएगा, इस ब्रैकेट को भी हटा दो, 2x और ये 2x कैंसिल हुआ। अगर इस ब्रैकेट को हटाऊं तो आपके पास 2x माइनस का 2x प्लस का कैंसिल हुआ, माइनस 4 प्लस 4 ये भी क्या हुआ कैंसिल हुआ 0, तो पहला एलिमेंट 0 बन गया। ऐसे ये दूसरा देखो 2x माइनस 6, ये अंदर जाएगा तो माइनस का 2x माइनस माइनस प्लस का 6, ये 2x से 2x कैंसिल हुआ, 6 से 6 कैंसिल हुआ, यानी ये एलिमेंट भी 0। और ये देख लो 2x माइनस a माइनस c, इसमें से माइनस 2x माइनस 2 क्या था ये एलिमेंट b, 2x माइनस माइनस प्लस का 2b, ये होना चाहिए। देखो भाई 2x माइनस का प्लस का ये कैंसिल हो गए, ये क्या बच गया आपके पास, यानी माइनस का a माइनस का c और प्लस में 2b। आपका सर ये तो कैंसिल नहीं हुए, लेकिन एक प्रॉपर्टी दे रखी थी आप याद करो, उसने पहली लाइन क्या दी थी, उसने कहा था एबीसी आर इन एपी, एबीसी एपी में होती, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि पहली और तीसरी टर्म का जोड़ होता है ट्वाइस ऑफ मिडल, यानी 2b इज इक्वल टू a प्लस c, ये होता है एपी का अर्थ। ये होता है अगर तीन टर्म एपी में हो तो हमें पता है ट्वाइस ऑफ द मिडल यानी 2 टाइम्स b इज इक्वल टू होता है पहली प्लस तीसरी, तो a प्लस c, या यूं कह दो ये b माइनस a इक्वल टू c माइनस b, कॉमन डिफरेंस सेम होगा। जब एपी में होंगे तो एपी में होंगे तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा, इसका मतलब b में से a घटे तो बराबर आए c में से b घटे। ये लो b को इधर उठा लाओ, कितना होगा b प्लस b 2b, a को उधर ले जाओ c प्लस a, तब भी वही बात आई। तो एपी वाली कंडीशन रखी मैंने और कुछ नहीं किया, तो इसका मतलब 2b की वैल्यू क्या है a प्लस c है, तो इस 2b को रिप्लेस कर दो a प्लस c से, यानी बन जाएगा माइनस a माइनस c प्लस 2b की जगह a प्लस c, a माइनस का कैंसिल हुआ, c माइनस का c से कैंसिल हुआ, क्या बच गया 0, यानी तीसरा एलिमेंट भी 0 आ गया। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो ये ऑपरेशन लगाएंगे तो पहली रो के जो एलिमेंट बन जाएंगे वो सारे क्या आ जाएंगे 0 0 0 आ जाएंगे। अब बाकी दोनों रो आप सेम लिख सकते हो, x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस b, और ये x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस c, ये डिटरमिनेंट।
और हमें दिखाना है कि ये 0 है। अब ये आपकी वो प्रॉपर्टी आ गई, कौन सी? मैंने कहा था कि यदि किसी भी रो या कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट 0 0 आ जाए तो ये डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, विच इज टू बी 0 क्लियरली। तो हमारा रिजल्ट प्रूव हुआ, हमें यही प्रूव करना था कि ये डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा? वेनिश हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। तो आपका डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ गई।